हिंदी। लिन चौहान पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद थक गई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर थकान के निशान दिख रहे थे। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और इस कारण उसके बाल भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। लेकिन इससे उसकी खूबसूरती छिप नहीं सकी। लिन चौहान एक बबल टी की दुकान पर पार्ट टाइम काम करता था। दरअसल यह डियान डियान नाम की दूध वाली चाय की दुकान थी। निस्संदेह उसकी उपस्थिति ने दुकान में रंग भर दिया। बबल टी शॉप के मालिक को लगा कि पिछले दिनों लिया गया उनका फैसला बहुत बढ़िया था। जब भी लिन चौहान मौजूद होते, उनकी दुकान पर कारोबार पहले से बेहतर होता। दुर्भाग्य से लिन चौहान केवल सप्ताहांत के दौरान ही काम कर सकता था। अफसोस की बात है, बॉस शादीशुदा था और घर पर उसकी पत्नी बहुत उग्र थी, इसलिए उसके मन में लिन चौहान के प्रति कोई अन्य विचार नहीं था। हालांकि उसकी दुकान के 2 पुरुष कर्मचारी उस सुंदर लड़की पर बहुत फिदा थे। वे या तो सुबह उसे नाश्ता भेजते या दोपहर का खाना खिलाते। वे उस पर बहुत ध्यान देते थे। बॉस ने सब कुछ देखा और कुछ बातें कहना चाहता था। हालांकि उसके लिए अपने कर्मचारियों की निजी जिंदगी में दखल देना उचित नहीं था। वो सिर्फ एक नियम बना सकता था कि काम के घंटों के दौरान वे डेटिंग न करें। इस नियम का प्रभाव हुआ, लेकिन काम खत्म होने के बाद बॉस उन पर नियंत्रण नहीं रख सका। वर्तमान में सभी कर्मचारी अपना सामान बांधकर काम से जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय एक लंबा, बड़ा और विनम्र दिखने वाला युवक आया और लिन चौहान को देखकर मुस्कुराया। चौहान, बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें बाद में वापस भेज दूंगा। दूसरा युवक साफ सुथरा और तरोताजा दिख रहा था और उसके माथे पर टिन फॉइल पर्म लगा हुआ था। जब उसने देखा कि वह एक कदम पीछे है, तो वह चिंतित हो गया और बोला, चौहान, तुम्हारा घर मेरे घर के रास्ते में है, क्यों न मैं तुम्हें घर भेज दूं। एक युवती ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, सच में? तुम्हारा रास्ते में चौहान के घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। टिन फॉइल पर्म वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, कम से कम मेरा घर कियान वेबो के घर से ज्यादा नजदीक है। उनमें से एक पश्चिम में रहता है और दूसरा पूर्व में। वे कम से कम 20 किलोमीटर दूर हैं। ऊंचे कद के व्यक्ति कियान वेबो ने भौहें सिकोड़ी। फिर वो मुस्कुराया और बोला, आमतौर पर मैं रात में व्यायाम करता हूँ। अगर मैं चौहान को घर भेज दूं और फिर बाद में वापस आ जाऊं, तो व्यायाम की मात्रा दिन के लिए एकदम सही है। तुम्हारा बहाना तो बहुत बड़ा है, दूसरे युवक ने उपहास किया। ठीक है, लड़ना बंद करो। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे वापस भेजो। मैं खुद घर जा सकती हूँ, लिन चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। हमेशा की तरह उसने उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। दोनों युवक असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें हर बार नकार दिया जाता था। असल में उन्हें ये भी नहीं पता था कि लिन चौहान कहाँ रहता है। लिन चौहान ने उन्हें केवल सामान्य जिला बताया था। आखिर एक जवान औरत को बाहर खुद की सुरक्षा करनी ही थी। उसे अपना पता दूसरे मर्दों को यूं ही नहीं बताना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों युवक अभी भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन इस समय एक आवाज सुनाई दी। सुंदर महिला, क्या मुझे एक कप बबल टी मिल सकती है? लिन चौहान को तुच्छ और घमंडी लहजा बहुत परिचित लगा। NOWELLBEIN.com। मुझे खेद है, हम बंद हैं। जिस क्षण कियान वेबो ने बोलना समाप्त किया, लिन चौहान ने पलटकर उस व्यक्ति को देखा जो अंदर आया था। वह आश्चर्यचकित थी और उसने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? देखो तुम क्या कह रहे हो, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कियान वेबो और टिन फॉइल पर्म वाले युवक को जब इन दो लोगों की परिचित बातचीत सुनने को मिली तो उन्हें खतरे का तीव्र एहसास हुआ। इसके अलावा यह आदमी थोड़ा सुंदर था। बस थोड़ा सा। कियान वेबो ने पूछा, चौहान, ये कौन है? चौहान। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। वह मेरा टेबल दोस्त है, लिन चौहान ने जवाब दिया। टेबल दोस्त?
कियान वेइबो और टिन फॉयल पर्म वाले युवक की निगाहें जम गईं। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की निगाहों से बता सकते थे कि यह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है जो उनसे हाथ मिलाने की अपेक्षा रखता है। चूंकि वह लिटिल लिन का टेबल दोस्त है, तो चलो उसके लिए एक आखिरी कप बबल टी बनाते हैं, बॉस ने वांग टेंग की ओर सिर हिलाया और कहा। कियान वेइबो ने पूछा, तो सहपाठी, आप क्या पीना चाहते हैं? क्या आपके पास जियांग पियाओ पियाओ है? वांग टेंग ने पूछा। कियान वेइबो, जियांग पियाओ पियाओ से आपका क्या मतलब है? यह एक बबल टी की दुकान है, सुपरमार्केट नहीं। यदि आप जियांग पियाओ पियाओ पीना चाहते हैं, तो सुपरमार्केट जाकर एक कप खरीद लें और घर पर खुद ही इसे बना लें। एड्स बाय पब फ्यूचर, कियान वेइबो अपने दिल में चिल्लाया। बबल टी की दुकान के मालिक और अन्य कर्मचारी भी अवाक रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। दूसरी ओर लिन चुहान पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। उसने सबसे आसान रेसिपी बनाई, काले मोतियों वाली दूध वाली चाय। उसने वांग टेंग के लिए सबसे बड़ा कप तैयार किया और जल्दी से उसे खत्म कर दिया। फिर उसने उसे उसके सामने रख दिया। 12 RMB, बहुत महंगी। वांग टेंग को परवाह नहीं थी कि यह किस तरह की बबल टी है। उसने एक पल के लिए शिकायत की और अपने ड्रिंक का भुगतान करने के लिए अपना फोन निकाला। लिन चुहान ने वांग टेंग को नजरअंदाज कर दिया। सामान पैक करने के बाद उसने बॉस को अलविदा कहा और बबल टी स्टॉल से बाहर निकल गई। उसने पार्किंग स्थल के किनारे खड़े एक गुलाबी स्कूटर को धक्का देकर बाहर निकाला। फिर उसने एक गोल हेलो किट्टी हेलमेट पहना और अपनी स्कूटर पर बैठने ही वाली थी। चुहान, मेरा इंतजार करो। कियान वेइबो और टिन फॉयल पर्म वाले आदमी ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और उसके पीछे भागे। उनमें से हर कोई एक स्कूटर को धक्का दे रहा था। वांग टेंग की उपस्थिति ने उन्हें तत्काल कार्रवाई का एहसास कराया था। आज रात, चाहे लिन चुहान ने उन्हें अस्वीकार किया हो या नहीं, उन्होंने किसी भी तरह बेशर्मी से उसे घर भेजने की योजना बनाई। लिन चुहान ने जब उन दोनों को चीनी दवा के लेप की तरह उसे परेशान करते देखा तो वह अप्रसन्न होकर भौचक्की रह गई। मिस क्लास मॉनिटर, मैं आपको घर भेज दूं। वांग टेंग दूध वाली चाय लेकर आया। कोई जरूरत नहीं, लिन चुहान ने ठंडे स्वर में कहा। हम सहपाठी हैं, तुम्हें मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वांग टेंग ने लिन चुहान का छोटा स्कूटर छीन लिया और उसे एक हाथ से ऊपर उठा लिया। हे भगवान, उसकी ताकत! दोनों युवकों के चेहरे पर भाव बदल गए। जब वांग टेंग सड़क के किनारे खड़ी स्पोर्ट्स कार के पास पहुंचे, तो उनकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। बीप! कार का डिब्बा खुला और वांग टेंग ने स्कूटर को कार में ठूंस दिया। लेकिन ढक्कन ठीक से बंद नहीं हो सका। गुलाबी रंग का स्कूटर हवा में आधा खुला हुआ था। वह आंखों को चमका देने वाला था। ओह, अद्भुत! ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। स्पोर्ट्स कार में स्कूटर भरना, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इन कार्रवाइयों से बबल टी की दुकान के मालिक और अन्य कर्मचारी अचंभित रह गए। क्या यही हमारे बीच की दूरी है? कियान वेइबो और दूसरे युवक ने अपने जीवन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वांग टेंग ने कार का दरवाजा खोला और लिन चुहान से आग्रह किया, जो वहीं खड़ा था। चलो चलें, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लिन चुहान ने अपने होठों पर थप्पड़ मारा और अपने पैर पटक दिए। अंत में, वह अभी भी कार में बैठी थी। टकराना! आप लगभग कांच के टूटने की आवाज सुन सकते थे। उनके दिल दुखे। दोनों युवकों ने अपनी छाती पकड़ ली। वांग टेंग ने कार का दरवाजा बंद करने में मदद की। जैसे ही वह कार में बैठने वाला था, उसे कुछ याद आया और वह कियान वेइबो और दूसरे युवक की ओर चल पड़ा। मिस्टर, क्या आप मेरे क्लास मॉनिटर के बहुत करीब हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वे दोनों सिर हिलाना चाहते थे। वांग टेंग ने उनके कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा जोर लगाया। अगले ही पल, भयंकर दर्द महसूस हुआ। चूंकि आप उससे परिचित नहीं हैं, इसलिए अगली बार उसे उसके पूरे नाम से पुकारना याद रखें। मैं
वांग टेंग, मैं सचमुच संकीर्ण सोच वाला हूँ। वांग टेंग ने नाक सिकोड़ी और अपना हाथ छोड़ दिया। कियान वेइबो और दूसरे युवक के चेहरे सांस रोककर रखने से लाल हो गए थे। दर्द चिल्ड। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी हड्डियां टूट रही हों। इस आदमी की ताकत हैरान करने वाली थी। क्या वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा होगा? इसके अलावा वह स्पोर्ट्स कार भी चलाता था। इसका मतलब था कि वह अमीर था। वे उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। सिहरन चिल्ड। दोनों ने जल्दी से सिर हिलाया। लिन चुहान, वह कौन थी? क्या वह बहुत सुंदर थी? इसका उनसे क्या लेना देना था? अब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। बल्कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस शैतान को दूर भेजा जाए। वांग टेंग ने अपनी कार चलाई और रात में अपने तेज इंजन के साथ दौड़ा। कियान वेइबो और टिन फॉयल पर्म वाला युवक स्पोर्ट्स कार की पिछली लाइट को हैरानी से देख रहे थे। साथ ही बाहर खुला पड़ा छोटा स्कूटर भी। उन्हें अभूतपूर्व अपमान का एहसास हुआ। गाड़ी रोको। कार के सड़क से बाहर निकलते ही लिन चुहान अचानक चिल्लाया। लेकिन वांग टेंग ने उसकी बात नहीं मानी। उसने मुड़कर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैं कार से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे वापस भेजने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं खुद घर जा सकता हूँ, लिन चुहान ने जवाब दिया। यह अच्छा नहीं है। मेरी उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद आप मुझे सड़क पर फेंक रहे हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद तुम्हें सड़क पर फेंक देने का क्या मतलब है? लिन चुहान को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैंने उन दो परेशान करने वाले लोगों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद की थी। फिर भी तुम अब मुझे दूर भगा रही हो। क्या यह मेरी उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद मुझे सड़क पर धकेलना नहीं है? वांग टेंग ने उससे पूछा। मैं कार से उतरना चाहती हूँ। लिन चुहान वांग टेंग से आगे नहीं बोल सकी, इसलिए उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और दृढ़ता से कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम कहाँ रहती हो, तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। वांग टेंग ने शांति से मुस्कुराया। लिन चुहान। अंततः वह हार गई। वह वांग टेंग की बेशर्मी से हार गई। वांग टेंग ने उसे घर भेज दिया। लिन चुहान एक निचले ब्लॉक इलाके में रहता था। ये कल्पना करना कठिन था कि डोंगहाई शहर में ऐसी जगह मौजूद है। उनके सामने एक काली गली थी। जब वे यहाँ पहुँचे तो लिन चुहान ने वांग टेंग को उसे आगे भेजने से मना कर दिया। इसके अलावा कार भी अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए वांग टेंग को हार माननी पड़ी। उसने लिन चुहान का स्कूटर उठाया और फिर दूध वाली चाय हैंडल पर टांग दी। ठीक है, आप स्वयं वापस जा सकते हैं, वांग टेंग ने कहा। तुम्हारी दूध वाली चाय, लिन चुहान ने भौहें सिकोड़ी। वांग टेंग ने जवाब दिया, अगर मैं रात को दूध वाली चाय पीऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो आप चाहते हैं कि मुझे सोने में परेशानी हो? लिन चुहान अवाक रह गया। हा, तुम मेरे बारे में तभी सोच सकते हो जब तुम्हें सोने में परेशानी हो। वांग टेंग हंसा। उतर जाओ चिल्ड। लिन चुहान अपनी छोटी स्कूटर पर सवार होकर अंधेरी गली में तेजी से भाग गई। ये गली लंबी और अंधेरी थी। स्कूटर की लाइट जलने के बावजूद वो अपने सामने थोड़ी ही दूरी देख पा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन चुहान सावधानी से आगे बढ़ रही थी। अचानक उसके पीछे एक सफेद रोशनी चमक उठी। उसने पलटकर देखा कि वांग टेंग ने अपनी कार घुमा ली थी। उसने अपनी कार की हेडलाइट जला दी थी और पूरी गली को रोशन कर दिया था। यह आदमी। लिन चुहान भावुक हो गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया ताकि वह अपनी भावना से मुक्त हो जाए और अपनी छोटी स्कूटर को आगे बढ़ा दिया। वांग टेंग तभी वहां से चला गया जब वो लिन चुहान का स्वरूप और नहीं देख सका। जब वो घर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। वांग टेंग खुद को कड़वी मुस्कान से रोक नहीं पाया। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे देर हो चुकी थी। महिलाएं NOWELLBEING.com। वे परेशानी पैदा करने वाले थे।
घर में सन्नाटा था। वांग टेंग ने दरवाजा बंद किया और सीढ़ियां चढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ली जिमी बिस्तर पर चले गए थे। वांग टेंग ने कोई आवाज नहीं की। वह अपना सामान वापस अपने कमरे में ले आया और कुछ कपड़े बाथरूम में ले गया। नहाने के बाद उसने अपने बाल सुखाए। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया और उत्सुकता में अपने हाथ रगड़ने लगा। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और सब कुछ बाहर निकालकर उन्हें छांटने लगा। एक स्टील बार, एक जिप्पो लाइटर, आधा पैकेट सिगरेट और 2 सेल फोन। ये सभी साधारण चीजें थीं। उन्होंने कहा कि यदि मौका मिले तो वे दोनों मोबाइल फोन के पासवर्ड को डिकोड कर सकेंगे। दोनों सेल फोन में कुछ ऐसी जानकारी अवश्य होगी जिसकी उसे आवश्यकता थी, जिसमें 2 मृत योद्धाओं की पहचान भी शामिल थी। इसके अलावा वहां मुक्केबाजी के दस्ताने और युद्ध तलवार भी थी। ये सभी रून हथियार थे। मुक्केबाजी के दस्तानों और युद्ध तलवार पर अंकित रून रहस्यमय और असाधारण प्रतीत होते थे। वांग टेंग ने उनके स्वरूप के आधार पर ऑनलाइन खोज की। बैंगनी काले रंग के बॉक्सिंग दस्ताने, डार्क शैडो, श्रृंखला के 1 स्टार उच्च श्रेणी के बर्फ तत्व हथियार थे। इस जोड़ी की खुदरा कीमत लगभग 2 मिलियन थी। जहां तक उग्र लाल रून वाली युद्ध तलवार की बात है, ये आग की लपट श्रृंखला से 1 सितारा अभिजात वर्ग का हथियार था। इसका बाजार मूल्य 3.5 मिलियन था। ये कीमत। वांग टेंग केवल आह भरकर कह सका कि मार्शल योद्धा सभी धनी लोग थे। सौभाग्य से वह दूसरी पीढ़ी का अमीर था, इसलिए उसने पहले भी इस तरह की कीमत देखी थी। वो कुछ मिलियन के लिए कोई उपद्रव नहीं करेगा। हालांकि इससे उसे हथियार खरीदने और बेचने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। ये 2 हथियार उसके इस्तेमाल के लिए काफी थे। अंततः अंडा। वांग टेंग ने अंडे को थैले से बाहर निकाला और उसे रोशनी में ध्यान से देखा। उसकी सतह से वह वास्तव में यह नहीं बता सका कि यह किस जानवर का अंडा था। यह अंडा ही वह कारण है जिसके कारण वे 2 योद्धा इतनी क्रूरता से लड़ रहे थे। अगर ऐसा है तो यह अंडा जरूर खास होगा। उसने ऑनलाइन अलग अलग तरह के अंडे देखे और अपने हाथ में मौजूद अंडे से उनकी तुलना की। विश्लेषण करने में उसने आधा घंटा और लगा दिया। अंत में वह एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। यह एक चिड़िया का अंडा है। ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। वांग टेंग ने खुद को सिर हिलाया और अंडे को वापस बैग में भर लिया। उसने उसे घास से ढक दिया और बैग को जिप से बंद कर दिया। फिर उसने उसे अपने बिस्तर के नीचे एक कोने में छिपा दिया। चाहे जो भी हो, इसे पहले रखें। मैं इसकी पहचान की पुष्टि करने के बाद इसे अंडे से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचूंगा। इसके बाद वांग टेंग ने अपनी नजर अपने गुण पैनल पर घुमा ली। आत्मज्ञान 83, आत्मा 12.1, प्रतिभा शुरुआती चरण अग्नि प्रतिभा 10/300, शुरुआती चरण बर्फ प्रतिभा 12/300, बल 610 अग्नि 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा, 100 बर्फ 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा। शास्त्र लाल ज्वाला शास्त्र आधार 1/100, गहरी बर्फ शास्त्र आधार 1/100। युद्ध तकनीक बुनियादी युद्ध तकनीक मुट्ठी, तलवार, ब्लेड, फुटवर्क के लिए निपुणता, बंदूक कौशल, छोटी उपलब्धि, आग किरण तलवार कौशल आधार 10/100, प्रेत बर्फ मुट्ठी आधार 8/100। ज्ञान मूल विषय पूर्णांक, कुल युद्ध शक्ति 135। अपने बोर्ड पर विशेषताओं की पंक्तियों को देखते हुए वांग टेंग को अचानक संतुष्टि का एहसास हुआ। मार्शल योद्धा। वो अंततः एक मार्शल योद्धा बन गया। अन्य लोगों की तुलना में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से लेकर मार्शल योद्धा बनने तक का समय बहुत कम था, लेकिन उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए वे बिल्कुल भी कम नहीं थे। हाल ही में तो वह जीवन मरण की स्थिति से भी गुजरा। खतरे में भाग्य की तलाश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह इसके लायक था। इसके बाद वांग टेंग ने अपने विशेषता पैनल के पहले और बाद के अंतर की तुलना की। जब वह माउंट बावान पर था तो उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था।
अब अपने गुण पैनल को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि अंतर बहुत बड़ा था। सबसे पहले स्पिरिट एक नई पंक्ति थी। शब्द के आधार पर यह समझना कठिन नहीं था कि यह क्या था। आत्मा व्यक्ति की चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। ये कहने का एक गहरा तरीका था। हो सकता है कि उसे मृत अग्नि तत्व मार्शल योद्धा से आत्मा का गुण मिला हो, इसलिए ये गुण सक्रिय हो गया। वह नीचे की ओर देखता रहा। शारीरिक विशेषता गायब हो गई थी, उसकी जगह प्रतिभा ने ले ली थी। वांग टेंग को पता था कि प्रतिभा क्या होती है। एक मार्शल योद्धा की काया एक निश्चित मानक पर पहुंचने के बाद वे अपनी प्रतिभा की दिशा का पता लगाने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करके एक परीक्षण से गुजरते थे। इससे उन्हें बल कौशल शास्त्र और युद्ध तकनीक चुनने की अनुमति मिलती थी जिसे वे विकसित कर सकते थे। मार्शल शिष्यों और मार्शल योद्धाओं के बीच ये सबसे बड़ा अंतर था। वांग टेंग ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और आश्चर्यचकित रह गया। इस बारे में बात करते हुए मुझे अग्नि और बर्फ तत्व प्रतिभा मिली क्योंकि मैंने विशेषता बुलबुले उठाए। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कोई प्रतिभा नहीं है? उन्होंने पहले इंटरनेट पर खोज की और जाना कि ज्यादातर लोगों में प्रतिभा होती है। एक बार जब उनका शरीर एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो वे बल कौशल शास्त्रों का अभ्यास करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का एक छोटा प्रतिशत भी था जिनमें कोई प्रतिभा नहीं थी। बहुत प्रतिभाशाली होना और प्रतिभाहीन होना दो चरम सीमाएं थीं। दोनों ही दुर्लभ थे। उसने स्वयं भी उनमें से एक होने की आशा नहीं की थी। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास मेरा सिस्टम है। वांग टेंग खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसे कम प्रतिभा होने का डर नहीं था, बल्कि उसे डर था कि उसके पास कोई प्रतिभा ही नहीं होगी। इससे उसके जीवन की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। कल्पना कीजिए, आपने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थे। अचानक आपको बताया गया कि आपके पास कोई प्रतिभा नहीं है। यह उत्तेजना कितनी भयावह होगी। खराब मानसिकता वाले लोग असफलता के बाद टूट सकते हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। अगला था बल विशेषता। यह मार्शल योद्धा के स्तर का प्रतिनिधित्व करता था। वांग टेंग अब एक स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। हालांकि उसके शरीर में दो बल तत्व थे। केवल संख्या के आधार पर वह केवल एक बल तत्व वाले मार्शल योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने इंटरनेट पर खोज की और पाया कि एकल तत्व वाले मार्शल योद्धा सबसे आम थे। बहुबल तत्व वाले मार्शल योद्धा अत्यंत दुर्लभ थे। आप कभी कभार कुछ डबल फोर्स एलिमेंट मार्शल योद्धाओं को देख सकते थे, लेकिन ट्रिपल फोर्स एलिमेंट मार्शल योद्धा शायद ही कभी देखे जाते थे। 4 फोर्स एलिमेंट, 5 फोर्स एलिमेंट और यहाँ तक कि 6 फोर्स एलिमेंट मार्शल योद्धाओं के लिए वे अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। कौशल शास्त्र और युद्ध तकनीक में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया गया। केवल 2 बल कौशल शास्त्र और बल युद्ध तकनीकें जोड़ी गईं। अंत में युद्ध शक्ति थी। युद्ध शक्ति संभवतः सभी विशेषताओं की समग्र गणना थी, जिसमें शारीरिक गठन, ताकत, गति, बल, युद्ध तकनीक और बाकी सब शामिल थे। यह एक अच्छी विशेषता थी। इससे उनकी समग्र क्षमता एक ही चित्र में प्रदर्शित हो गई। सब कुछ देखने के बाद वांग टेंग ने जम्हाई ली। थकावट उसके शरीर पर हावी हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे वो सपनों की दुनिया में चला गया। सोमवार, मार्शल योद्धा बनने के बाद का पहला दिन। जब वांग टेंग की नींद खुली तो वह अभी भी अचंभित था। कुछ देर बाद कल रात की घटनाएं उसके दिमाग में कौंध गईं। तो अब मैं एक मार्शल योद्धा हूँ। वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अपने शरीर में छिपी ताकत को देखते हुए उसे आखिरकार वास्तविकता का एहसास हुआ। मार्शल योद्धाओं ने अपने शरीर में शक्ति को अवशोषित किया और इसका उपयोग साधना के लिए किया। इससे उनकी हड्डियों, मांसपेशियों और शरीर के अन्य हिस्सों में परिवर्तन हुआ। इसकी तुलना मार्शल शिष्यों से बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन इस मार्शल आर्ट युग में मार्शल योद्धा बनना तो बस शुरुआत थी।
वांग टेंग अपने बिस्तर से उठे और नाश्ता करने के लिए नीचे चले गए। माँ, क्या पिताजी अभी तक वापस नहीं आए? वांग टेंग ने खाने की मेज पर एक अंडा अपने मुंह में ठूंस लिया और ली जिमेई से उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट में कुछ अड़चनें थीं, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए देरी होगी। ली जिमेई ने जवाब दिया क्योंकि वह पक्षी के घोंसले का दलिया खा रही थी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। चूंकि यह कंपनी के बारे में था, इसलिए उन्होंने आगे जांच नहीं की। नाश्ता समाप्त करने के बाद वांग टेंग अपनी कार से डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल चला गया। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा नजदीक आती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, स्कूल का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। छात्र एक उज्ज्वल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। सभी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी। कई लोगों ने इस टिप्पणी का मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ अगर आप इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए? क्या आप स्नातक होने के बाद भी काम नहीं करेंगे? क्या आप अभी भी 3 से 6 हजार की दयनीय तनख्वाह नहीं कमा रहे होंगे? आप 10 साल तक किफायती तरीके से जीवन जीते और पैसे बचाते रहे। फिर, जब आप घर और कार खरीदना चाहते थे, तब भी आपको बैंक से लोन लेना पड़ता था। जो लोग प्रति वर्ष 1 लाख या कुछ मिलियन से अधिक कमाते थे, वे अल्पसंख्यक थे। वे सभी शीर्ष विश्वविद्यालयों के स्टार छात्र थे। आप उनसे तुलना कैसे कर सकते हैं? बताओ, तुम उनसे कैसे तुलना कर सकते हो? तो क्या ये बात बकवास थी कि ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है? गलत। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपको एहसास होगा कि यदि आप विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेंगे, तो आपका जीवन और भी बदतर हो जाएगा। लिन चुहान वांग टेंग से पहले स्कूल आ गया था। पहले तो वांग टेंग को लगता था कि वो बहुत मेहनती है, लेकिन अब उसे पता चला कि वो देर रात तक बाहर पार्ट टाइम काम भी करती है। फिर भी, वो अगले दिन पढ़ाई के लिए ज्यादातर लोगों से पहले उठ जाती थी। वह स्टार छात्रा बनने की हकदार थी। अपने पिछले जीवन में, वांग टेंग अभी भी एक घमंडी और तुच्छ युवा स्वामी था। अपनी उम्र में, वो लिन चुहान की हरकतों पर बस नाक भान सिकोड़ता था। इतनी मेहनत से पढ़ाई करने का क्या फायदा था? स्नातक होने के बाद, उसने अपने पूरे जीवन में जो भी धन कमाया, उससे वह अपनी स्पोर्ट्स कार भी नहीं खरीद सकी। हालांकि, वांग परिवार के पतन का अनुभव करने के बाद, वांग टेंग को अंततः एहसास हुआ कि वह कितना बेकार था। वांग परिवार के समर्थन के बिना, वह कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही बेकार था। इस प्रकार, जब उसने लिन चुहान को इतनी मेहनत से पढ़ाई करते देखा, तो उसने अपने दिल में आह भरी। वांग टेंग ने उसे परेशान नहीं किया। वह अपनी सीट पर बैठ गया, अपना सेल फोन निकाला और ताओबाओ में लॉगिन किया। वो ये देखना चाहता था कि क्या उसके हथियारों को रखने के लिए कोई विशेष कंटेनर उपलब्ध है। अपनी प्रणाली के प्रदर्शन के आधार पर, वांग टेंग को लगा कि वो भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से प्रगति करेगा। उसके द्वारा सीखी जाने वाली युद्ध तकनीकों की संख्या में केवल वृद्धि होगी। उसके पास पहले से ही युद्ध की तलवार और मुक्केबाजी के दस्ताने थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, उसके पास और भी हथियार होंगे। जब वह बाहर जाता था तो उसके लिए अपने शरीर पर हर चीज को बांधना संभव नहीं था, है ना? वांग टेंग ने ताओबाओ को स्क्रॉल किया। ताओबाओ पर सब कुछ मिल सकता है। आप जो भी चाहते हैं, वह आपको वहां मिल सकता है। उन्होंने कीवर्ड टाइप किए और बहुत सारे समान उत्पाद सामने आ गए। हालांकि, उनमें से ज्यादातर तलवार की म्यान, ब्लेड की म्यान और रॉड होल्डर थे। ये वो नहीं था जो वांग टेंग चाहता था। सुबह का स्व अध्ययन सत्र समाप्त होने के बाद, दिन का पहला पाठ शुरू हुआ। लेकिन वांग टेंग अभी भी ताओबाओ पर स्क्रॉल कर रहा था। उसके मन में शिक्षक की बात सुनने का कोई विचार नहीं था। लिन चुहान उसके लापरवाह रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने बस अपने दिल में आहें भरी। उसने कुछ नहीं कहा। अचानक, वांग टेंग की आंखें चमक उठी, जब उसकी नजर एक वस्तु पर पड़ी। स्टॉल मालिक,
हथियार रखने वाला ताबूत। उसने डिजाइन देखा। यह एक आयताकार ताबूत था जिसमें पुरानी शैली थी। वांग टेंग ने फिर परिचय पढ़ा। इस हथियार वाहक ताबूत के बारे में कहा जाता था कि इसमें 14 तरह के हथियार रखे जा सकते हैं। ऊपर एक तंत्र था। एक बार जब आप इसे दबाते थे तो आपको जिस हथियार की जरूरत होती थी वो उछलकर बाहर आ जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये सचमुच इतना आश्चर्यजनक है? वह सूची को स्क्रॉल करता रहा। तभी वांग टेंग को एहसास हुआ कि 14 तरह के हथियार मुख्य रूप से ब्लेड और तलवारें थे, जिनमें 14 अलग अलग शैलियां और लंबाई शामिल थीं। वह हंसी और आंसू के बीच फंस गया। क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए या नहीं? वांग टेंग हिचकिचाया। इसे भूल जाओ। चलो मैं स्टॉल मालिक से पूछता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं कोई कस्टमाइज कर सकता हूँ। इस दुकान के मालिक का नाम मास्टर लू था। यह एक गोल्ड क्राउन फ्लैगशिप स्टॉल था और सभी समीक्षाएं अच्छी थीं। समीक्षाओं में कस्टम निर्मित वस्तुएं भी थीं। इसलिए वांग टेंग ने चेक बॉक्स खोलकर दुकान मालिक से पूछने का फैसला किया। वांग टेंग, क्या आप वहाँ हैं? स्टॉल मालिक, हाँ, मैं यहाँ हूँ। जू 3 जू टिल्डा। वांग टेंग, क्या आप यहाँ हथियार वाहक ताबूत को अनुकूलित कर सकते हैं? NOWELLBEIN.COM। स्टॉल मालिक, हथियार रखने वाला ताबूत। वांग टेंग, तुम्हें नहीं पता। स्टॉल मालिक, 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। वांग टेंग थोड़ा अवाक रह गया। इस व्यक्ति को तो ये भी नहीं पता कि वह अपनी दुकान में क्या बेच रहा है। क्या वह विश्वसनीय था? कुछ समय बाद अंततः दूसरे पक्ष का उत्तर आ गया। स्टॉल मालिक, प्रिय, क्या आप वहाँ हैं? स्टॉल मालिक, मैंने आपके लिए जांच की है। तो हथियार वाहक ताबूत से आपका यही मतलब था। संदेश के साथ व्यक्ति ने एक तस्वीर भी संलग्न की थी, जिसमें एक गोदाम के कोने में धूल से ढका एक लकड़ी का ताबूत दिखाया गया था। वांग टेंग को अंततः समझ में आ गया कि यह व्यक्ति इस वस्तु को क्यों याद नहीं रख पाया। उसने उत्सुकता से पूछा, आपको यह वस्तु निकाले हुए कितना समय हो गया? एड्स बाय पब फ्यूचर। स्टॉल मालिक ने अजीब तरीके से जवाब दिया, हाँ, विवरणों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हथियार वाहक ताबूत मेरे दादाजी ने प्रेरणा के क्षण में बनाया था। लंबे समय तक कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए इसे गोदाम में रखा गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद कोई इसके बारे में पूछेगा। वांग टेंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वस्तु का इतिहास कितने वर्षों का है? स्टॉल मालिक, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल। ओह! प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग को लगा कि उसके दांत दुख रहे हैं। उसने आगे कहा, ठीक है, क्या तुम मुझे अपने दादाजी से पूछने में मदद कर सकते हो कि क्या वह मेरी जरूरतों के हिसाब से मेरे लिए एक कस्टमाइज कर सकते हैं? स्टॉल मालिक, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। वांग टेंग ने पूछा, क्यों नहीं? स्टॉल मालिक, मैं इतनी जल्दी अपने दादाजी के पक्ष में नहीं होना चाहता। ओमेगा। वांग टेंग ने थोड़ा असहाय महसूस करते हुए जवाब दिया, मुझे खेद है। वांग टेंग, तो फिर भूल जाओ इसे। जैसे ही वो ऑफलाइन होने वाला था, दूसरे पक्ष ने उसे जल्दी से एक संदेश भेजा। स्टॉल मालिक, रुको। उन्होंने आगे कहा, अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे अपने विचार बता सकते हैं। मैं देखूंगा कि क्या मैं इस हथियार वाहक ताबूत के ऊपर कुछ बदलाव कर सकता हूँ। अगर मैं इसे बेच सकता हूँ, तो मुझे यकीन है कि मेरे दादाजी खुश होंगे। वांग टेंग को स्फूर्ति महसूस हुई। ओह! तो चलिए, हम हेल मैरी का प्रयास करें। उसने दूसरे व्यक्ति को अपने विचार समझाए। दूसरी तरफ से काफी देर तक चुप्पी रही और फिर जवाब आया, क्या आप हथियार वाहक संदूक इकट्ठा कर रहे हैं? वांग टेंग ने जवाब दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। स्टॉल मालिक, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जब मैं बदलाव पूरा कर लूंगा तो आपको बता दूंगा। वांग टेंग, कीमत के बारे में क्या?
वांग टेंग ने देखा कि दूसरा पक्ष हथियार वाहक ताबूत को संशोधित करने के तरीके पर शोध शुरू करने के लिए ऑफलाइन जाने की जल्दी में था, बिना कीमत के बारे में बात किए। उसे इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का थोड़ा बहुत अंदाजा होने लगा था। यह अवश्य ही कोई मूर्ख होगा। स्टॉल मालिक, ओह ठीक है, मैं उस ओ के बारे में भूल गया था। आगे बोलने से पहले उसने एक क्षण सोचा। स्टॉल मालिक, चूंकि कोई भी यह नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे मेरी मजदूरी के लिए लगभग 80 से 100,000 रुपये दे सकते हैं। वांग टेंग, ठीक है, जब तक मैं उत्पाद से संतुष्ट हूँ, मैं इसे 100,000 में खरीदूंगा। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति दे दी। उन रून हथियारों की कीमत लाखों और लाखों में थी। इस हथियार वाहक ताबूत की कीमत सिर्फ 1 लाख थी। इसकी कीमत स्वीकार करना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा उनकी कई जरूरतें थीं, इसलिए उन्हें इसे कस्टम मेड करवाना था। ये समझ में आता था कि शुल्क थोड़ा ज्यादा था। अध्याय 34, एक विशाल पक्षी का हमला। हथियार वाहक ताबूत को व्यवस्थित करने के बाद वांग टेंग ने ऑनलाइन अंडों सेने का तरीका खोजा। जानकारी की एक सूची सामने आई। नेटिजन्स की ओर से तरह तरह की बेवकूफाना प्रतिक्रियाएं आईं। वांग टेंग को एक ऐसी प्रतिक्रिया मिली जो ज्यादा विश्वसनीय लगी। अंडे सेने के लिए इंक्यूबेटर। अंडे सेने से पहले वांग टेंग ने कुछ सवाल पूछने के लिए पालतू जानवरों की दुकान पर जाने की योजना बनाई। यह अंडा साधारण नहीं था। वांग टेंग को डर था कि कहीं वह गलती से उसे मार न दे। ये दुख की बात होगी। इस अंडे के कारण 2 योद्धाओं की जान चली गई थी। जब दूसरा पाठ समाप्त हुआ तो ब्रेक के दौरान वांग टेंग ने लिन चुहान से कहा, मुझे जाना है, मुझे कुछ काम निपटाना है। अगर शिक्षक पूछें तो उन्हें बता देना कि मैं पेट दर्द के कारण अस्पताल गया था। वांग टेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद लिन चुहान के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कक्षा से बाहर निकल गए। यह आदमी वास्तव में पाठ छोड़ रहा है। लिन चुहान गुस्से में था। उसने दरवाजे की ओर घूर कर देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। वांग टेंग पहले ही जा चुका था। स्कूल के प्रवेश द्वार पर कुछ गुंडे सड़क किनारे बैठे हुए धूम्रपान कर रहे थे। वे अच्छे किस्म के नहीं लग रहे थे। जमीन पर हर जगह सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जब वांग टेंग अपनी कार लेकर निकला तो ट्रैफिक लाइट लाल हो गई, इसलिए उसे चौराहे पर रुककर इंतजार करना पड़ा। गैंगस्टर स्पोर्ट्स कार की ओर आकर्षित हुए। अरे अरे, क्या डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के सभी छात्र इतने अमीर हैं? वे स्पोर्ट्स कार चलाने का खर्च उठा सकते हैं। अरे यार, वह स्पोर्ट्स कार चलाकर स्कूल क्यों जा रहा है? कितना दिखावा है। गुंडों के झुंड ने ईर्ष्या से वांग टेंग को कोसा और डांटा। युवा बदमाशों में से एक ने वांग टेंग को ड्राइवर की सीट पर देखा और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने चिल्लाकर कहा, भाई बाओ, ये वही आदमी है। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने उसकी आवाज नहीं सुनी। स्पोर्ट्स कार ने जोर से गर्जना की और सीधे आगे बढ़ गई। झाओ गंगबाओ ने ड्राइवर की सीट पर बैठे उस चेहरे को देखा जो चमकता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और डांटा, अरे, ये तो वही बदमाश है। मैंने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और उसका पीछा करो। वह चिल्लाते हुए सड़क के किनारे खड़ी कार की तरफ भागा। उसने बिजली की गति से इंजन चालू किया और वांग टेंग का पीछा किया। उसी समय उसने एक फोन किया। रिंग रिंग रिंग। नमस्ते भाई, मुझे वह आदमी मिल गया है जिसने पिछली बार मुझे मारा था। वह टोंगमिंग स्ट्रीट की ओर बढ़ रहा है। जल्दी करो और वहां जाओ। हम उसे खुद नहीं हरा सकते। झाओ गंगबाओ ने फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, उसका पीछा करते रहो, मैं तुरंत दौड़कर आता हूँ। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति आहें भरता हुआ लग रहा था। लगभग एक साथ डोंगहाई शहर से 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर विशाल आकाश में, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर, एक पूर्णतः काला विशालकाय कौवा शानदार ढंग से आकाश में उड़ रहा था।
इसकी लंबाई 20 मीटर से ज्यादा थी और इसके शरीर पर लगे पंखों से ठंडी धातु जैसी चमक आ रही थी। कौवा वाकई एक युद्धक विमान जैसा दिख रहा था। इसका पूरा शरीर खतरे का संकेत दे रहा था। कौवे की आंखें लाल थीं और उनमें हत्या की मंशा झलक रही थी। इसका लक्ष्य डोंगहाई शहर था। धमाका। उड़ते समय इस विशालकाय कौवे की गति अचानक बहुत बढ़ गई और हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह उल्का की तरह डोंगहाई शहर की ओर उड़ गया। टोंगमिंग स्ट्रीट में किट्टी किट्टी नामक एक पालतू जानवर की दुकान है। वांग टेन को जब पालतू जानवरों की दुकान के कर्मचारियों से कुछ इंक्यूबेशन ज्ञान मिला तो उसे लगा कि आखिरकार उसमें कुछ आत्मविश्वास आ गया है। बाहर जाने से पहले उन्होंने पालतू जानवरों की दुकान पर मौजूद खूबसूरत लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उत्साही और दयालु युवती को धन्यवाद दिया। वह बाहर आ गया। वह बाहर है। झाओ गंगबाओ ने वांग टेन की ओर इशारा करते हुए उसके बगल में खड़े एक आदमी से कहा। अचानक चीख। एक चीख इतनी तेज थी कि वह आकाश को चीरती हुई हवा में गूंज उठी। उस आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसी समय वांग टेंग ने भी गंभीर भाव से ऊपर देखा। उसने दूर तक देखा। आसमान में ऊपर एक विशालकाय काला जीव तेजी से पास आ रहा था। नीचे की ओर उड़ते हुए एक पक्षी की तीखी चीख सुनाई दी। चीख। ध्वनि आकाश में फट गई। जैसे जैसे वह पास आती गई वह और भी तेज होती गई और कानों को और भी ज्यादा चीर देने वाली होती गई। इसकी भेदने वाली शक्ति देखकर आश्चर्य होता था। लगभग उनके कान के पर्दे फटने का खतरा था। वांग टेंग को लगा कि उसके कान के पर्दे दुख रहे हैं। सड़क पर चलने वाले राहगीरों ने भौहें सिकोड़ ली और अपने कान ढक लिए। क्रैक क्रैक क्रैक। चारों ओर कांच का टूटना इसकी तीक्ष्णता का प्रमाण था। वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। भयावह ध्वनि तरंग ने एक अदृश्य शॉकवेव पैदा कर दी थी। जब ये पूरी सड़क पर फैल गई तो दुकानों की खिड़कियों और दरवाजों पर दरारें पड़ गईं। कुछ समय बाद कांच और अधिक नहीं टिक सका और टूट गया। थप्पड़। टूटे हुए कांच के टुकड़े आसपास से गुजर रहे राहगीरों की ओर उड़कर आ रहे थे। पालतू जानवरों की दुकान पर काम करने वाली युवती ने वांग टेंग को अभी अभी दरवाजे पर भेजा था कि अचानक विस्फोट हो गया। हथेली के आकार का कांच का टुकड़ा सीधे उसके माथे पर आकर गिरा। वांग टेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे दूर खींच लिया। उसी समय वह कांप उठा और उसके शरीर में ऊर्जा फूट पड़ी। वांग टेंग ने अपनी ओर उड़ रहे सभी टूटे हुए कांच के टुकड़ों को दूर धकेल दिया। सड़क पर चल रहे राहगीर भी भागने लगे। कुछ लोग चोटिल हो गए और उनकी त्वचा पर खरोंचें आ गईं। कुछ लोगों को ज्यादा गंभीर चोटें आईं। धारदार हथियार उनके शरीर में घुस गए थे। वे जमीन पर पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे। जो लोग इस मुसीबत से बच निकलने में सफल रहे वे जल्दी से दूर भाग गए। वे अभी भी अपने दिलों में डर को महसूस कर सकते थे। ये पक्षी कहाँ से आया? ये शहर में क्यों है? जल्दी करो और 120 नंबर पर कॉल करो। कोई घायल हो गया है। कितना डरावना पक्षी है। यह कोई सितारा जानवर होगा। वांग टेंग ने ऊपर देखा। पक्षी उसकी दृष्टि में बड़ा होता जा रहा था। वह दूर से ही तेजी से उसके करीब आ रहा था। ये ठीक नहीं है। यह इधर आ रहा है। वांग टेंग चौंक गया। उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसने अपने बगल में बैठी युवती पर चिल्लाते हुए कहा, दुकान के अंदर जाओ, बाहर मत आना। ये कहते हुए वह जल्दी से सड़क के किनारे भागा और अपनी कार की डिक्की से युद्ध की तलवार निकाली। उसने मुक्केबाजी के दस्ताने पहने और अंडे से भरा बैग अपने कंधों पर लटका लिया। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद वांग टेंग दुकान की ओर भागा। चीख। विशाल कौवे को कुछ एहसास हो गया था। उसकी गति एक बार फिर बढ़ गई और वह और भी तेजी से वांग टेंग की ओर बढ़ा। उसकी तीखी चीख हवा में गूंज उठी। क्या हो रहा है? ये पक्षी हमारे डोंगहाई शहर पर हमला क्यों कर रहा है? अब तक भीड़ तितर बितर हो चुकी थी और सभी दिशाओं में भाग गई थी।
हर कोई अपने कान बंद करके डर के मारे चिल्ला रहा था। विशाल कौवा पलक झपकते ही डोंगहाई शहर के ऊपर आ गया। उसने अपने पंख फैलाए और पूरे आसमान को ढक लिया। फिर पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे तेज हवाएं चलने लगीं। यह आकाश से नीचे गिरा। अरे, क्या ये पक्षी मेरे लिए आया था? वांग टेंग को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर काले बादल छा रहे हों। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे खून से लाल 2 आंखें दिखाई दी। उसके हृदय में एक अंतहीन दुष्टता का वातावरण छा गया। वांग टेंग अवाक रह गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन सब परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जल्दी करो और चलो। सही। उसने अपने होठों के सिरे को तब तक काटा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। एक बार जब दर्द की भावना उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, तो वांग टेंग ने आखिरकार अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। उसके शरीर में मौजूद शक्ति सक्रिय हो गई और उसने युद्ध की तलवार को अपने में समाहित कर लिया। कैसे अशुभ है! अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें भी गंभीर चोटें लगें। युद्ध की तलवार तीव्र लाल रोशनी में लिपटी हुई थी, जिससे अग्नि बल की अधिकतम क्षमता निकल रही थी। विशाल कौवे को घूरते हुए वांग टेंग के हाथ पसीने से भर गए थे। जब वो उसके हमले की सीमा तक पहुंचा तो उसने अपनी तलवार निकाल ली। दुष्ट जानवर, बहुत दुस्साहसी। इस समय हवा में एक तेज चीख गूंजी, साथ में एक हरे रंग की ब्लेड की रोशनी भी थी। यह एक इमारत की छत से निकली और बीच हवा में विशालकाय कौवे को काट दिया। चीख! पक्षी ने दर्द से चीख निकाली। स्लैश! जैसे ही ब्लेड की रोशनी ने विशालकाय कौवे को काटा, खून चारों ओर फैल गया और नीचे खड़े दर्शकों पर बरसने लगा। हालांकि ब्लेड की रोशनी फीकी नहीं पड़ी। इसके बजाय ये क्षितिज तक फैल गई, यहाँ तक कि बादलों को भी आधा काट दिया। पक्षी का विशाल शव आसमान से नीचे गिरा। ये सब एक पल में घटित हो गया था। सभी लोग अचंभित थे। वे खाली दिमाग से आकाश की ओर देख रहे थे। बहुत शक्तिशाली। झाओ गंगबाओ के बगल में खड़ा आदमी अचंभित था। वो अपने आप से कुछ बुदा रहा था। वांग टेंग अपनी तलवार को कस रहा था और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग रही थी। उसे अपनी चाल चलने का भी समय नहीं मिला। अभी भी उसे होश नहीं आया था। उसके चेहरे पर उलझन साफ देखी जा सकती थी। अध्याय 35। वो व्यक्ति एक मार्शल योद्धा है। बहुत बढ़िया। ये व्यक्ति अद्भुत है। वांग टेंग ने एक गहरी सांस ली और अपने धड़कते दिल को शांत किया और मन ही मन कहा। हवा को चीरती हुई ब्लेड की रोशनी ने उसके क्षितिज को चौड़ा कर दिया था। एक असली मार्शल योद्धा ऐसा ही होना चाहिए। अपनी तलवार के एक वार से वह अपने से कुछ 100 मीटर दूर की हर चीज को नष्ट कर सकता था। उस व्यक्ति की तुलना में वांग टेंग को लगा कि वो बहुत कमजोर हो गया है। उसने तुरंत अपनी उलझन भरी अभिव्यक्ति को ठीक किया। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। यहाँ तक कि मेरा आसन भी तैयार है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सौभाग्य से सभी का ध्यान विशालकाय कौवे की ओर आकर्षित हो गया था। घबराई हुई भीड़ छिपने की जगह ढूंढने में व्यस्त थी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। वांग टेंग ने जल्दी से अपनी तलवार और मुक्केबाजी के दस्ताने रख लिए। उसने अंडे वाला बैग भी अपनी कार में ठूंस लिया। फिर उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उस स्थान की ओर देखा जहां विशाल पक्षी जमीन पर गिरा था। वो उससे ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 10 मीटर की दूरी पर। पक्षी का विशाल शव सड़क के बीचों बीच पड़ा था। सड़क के किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां कुचल गई थीं और उनके अलार्म बज रहे थे। कुछ रोड लैंप भी गिर गए थे। बिजली की चिंगारी फूट रही थी और लोग पास जाने से डर रहे थे। राहगीर दूर दूर तक बिखर गए थे, लेकिन वे अपने मोबाइल फोन निकालकर तस्वीरें लेना और उन्हें अपने पलों या टिकटॉक पर शेयर करना नहीं भूले। ये कौवा बहुत बड़ा है। ये डरावना है।
यह एक मार्शल योद्धा था जिसने अभी मदद की थी, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। केवल एक मार्शल योद्धा ही इस तरह के विशालकाय जानवर से निपट सकता है। आसमान तक पहुंचने वाले ब्लेड ने पूरे डोंगहाई शहर को चौंका दिया। काश मैं भी इतना शक्तिशाली होता। दर्शक आपस में चर्चा करने लगे। उन्हें उस योद्धा के प्रति प्रशंसा और ईर्ष्या महसूस हुई जिसने आश्चर्यजनक ब्लेड लाइट का प्रदर्शन किया था। मार्शल योद्धा, मार्शल योद्धा। यह एक वास्तविक मार्शल योद्धा था। इस मार्शल आर्ट युग में कौन मार्शल योद्धा नहीं बनना चाहता था? एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन इसके बारे में सिर्फ सोचने से क्या फायदा था? बहुत से लोग अभी भी एक अदृश्य दीवार से घिरे हुए थे। उन्हें दरवाजे से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि दरवाजे के किनारे खड़े उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य भी अपवाद नहीं थे। झाओ गंगबाओ के बगल में खड़ा आदमी ऐसा ही एक उदाहरण था। इस समय वांग टेंग को विशालकाय कौवे की लाश को देखकर थोड़ा अचंभित महसूस हुआ। क्या तारा प्राणियों को मारने से बुलबुले गिर जाएंगे? जवाब उसके सामने था। विशालकाय कौवे के पास कुछ बड़े पारदर्शी बुलबुले तैर रहे थे। यद्यपि अन्य लोग उन्हें नहीं देख सकते थे, लेकिन वांग टेंग के लिए वे असाधारण रूप से विशिष्ट थे। वह भीड़ के बीच से तेजी से आगे बढ़ा और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे पक्षी के बारे में जानने की उत्सुकता है। वो विशेषता बुलबुले के करीब गया और चुपके से उन्हें छू लिया। उसने उन्हें उठा लिया। गति तारांकन 130, अग्नि बल 35, रिक्त विशेषता तारांकन 60, आध्यात्मिक दृष्टि तारांकन 1। क्या बकवास है! क्या बकवास है! क्या बकवास है! महत्वपूर्ण बातों पर 3 बार जोर दिया जाना चाहिए। ये विशेषताएं अद्भुत हैं। वांग टेंग 7वें आसमान पर था, ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह तैर रहा हो। इस समय उसके दिल में जो उत्साह था उसे व्यक्त करने के लिए 3 क्या बकवास है पर्याप्त नहीं थे। गति तारांकन 130। एक बार में 130 अंक की गति विशेषता प्राप्त करना ईमानदारी से थोड़ा ज्यादा था। जब अग्नि शक्ति 35 उसकी त्वचा में समा गई, तो उसके शरीर में अग्नि शक्ति बहुत बढ़ गई। यह उसके शरीर में कर्ट की तरह बह गई। यह अनुभूति अविश्वसनीय थी। वांग टेंग नीचे की ओर देखता रहा। रिक्त विशेषता तारांकन 60। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या वहां भी रिक्त विशेषताएं थीं? उनका क्या उपयोग था? क्या वह इसका उपयोग अपनी किसी विशेषता को बढ़ाने के लिए कर सकता था? वांग टेंग ने इसे वापस लाने और मुक्त होने पर जांच करने का फैसला किया। अपने सिस्टम के अपडेट के बाद धीरे धीरे कई बदलाव दिखने लगे। अंत में आध्यात्मिक दृष्टि तारांकन 1। वांग टेंग को लगा कि उसकी आंखों में कुछ दिलचस्प हो रहा है। उसकी आंखों में एक ठंडी और बर्फीली धारा बह रही थी। अगर उसे एक आईना दिया जाता तो वांग टेंग अपनी आंखों पर एक पतली काली फिल्म देख पाता। ये डरावनी तरह से काली थी। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस आध्यात्मिक दृष्टि का क्या उपयोग है? उसने अपने आसपास का दृश्य देखा, लेकिन अपनी आंखों से उसे कुछ विशेष दिखाई नहीं दिया। भूल जाओ इसे, अभी इसकी तह तक जाने का समय नहीं है। मैं इस क्षमता को कैसे वापस ले सकता हूँ? जब वांग टेंग ने अपनी क्षमता को रोकने के बारे में सोचा, तो उसकी आंखों में मौजूद अनोखी ऊर्जा को मानो बुलावा मिल गया हो। वो उसकी आंखों की गहराई में समा गई और सुप्तावस्था में चली गई। कुछ देर बाद लोगों का एक समूह घटनास्थल पर पहुंचा। भीड़ को तितर-बितर किया गया और जगह को सील कर दिया गया। वे सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो से हैं। NOLBJAN.com। नए लोगों ने काली वर्दी पहनी थी जिस पर एक अनोखा लोगो था, ब्लेड और तलवार का क्रॉस। उनकी पीठ पर ढाल की एक साधारण और अपरिष्कृत तस्वीर थी। किसी ने तुरंत पहचान लिया कि वे कौन थे। शहर संरक्षण ब्यूरो। नाम के आधार पर कोई यह बता सकता है कि यह इस दुनिया में मानव शहरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष विभाग था। इस विभाग में कार्यालय कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी के पास मजबूत मार्शल आर्ट क्षमताएं थीं।
इस समूह की उपस्थिति ने सामान्य मनुष्यों को शहरों में शांतिपूर्वक रहने की अनुमति दी। कई बार तो जनता की जानकारी के बिना ही उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्यों ने विशालकाय कौवे को एक बड़े ट्रक में लादकर सड़कों की सफाई की। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने आसपास के दर्शकों से स्थिति के बारे में जाना। वे समझना चाहते थे कि इस विशालकाय कौवे ने अचानक दोंगहाई शहर पर आक्रमण क्यों किया था। दुर्भाग्य से कोई प्रासंगिक जानकारी देने में सक्षम नहीं था। दर्शक सभी असमंजस में बात कर रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा कि अंत में एक शक्तिशाली और रहस्यमय मार्शल योद्धा ने काम किया। कोई मददगार जानकारी नहीं दी गई। अंत में सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्य असहाय होकर चले गए। वांग टेंग भीड़ के बीच खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देख रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विशालकाय कौवा मेरे लिए ही यहाँ आया है। लेकिन क्यों? हम दोनों में क्या दुश्मनी है? मुझे मारने के लिए उसे हजारों मील जंगल क्यों जाना पड़ा? चूंकि वांग टेंग को कोई कारण नहीं सूझा, इसलिए उसने हार मान ली। पालतू जानवरों की दुकान की खूबसूरत युवती ने जब देखा कि बाहर सब कुछ ठीक हो गया है तो वह वांग टेंग की ओर दौड़ी। दूसरी ओर झाओ गंगबाओ ने सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्यों को जाते हुए देखा और अपने बगल में खड़े आदमी से बात की। भाई, सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले चले गए हैं। चलो जल्दी से उस आदमी को पकड़ लेते हैं, नहीं तो वह भाग जाएगा। मुझे उस लात का बदला लेना है जो उसने मुझे पहले मारी थी। उस आदमी को याद आया कि कैसे उसे वाइल्ड रोज पब में हवा में उछाला गया था। वह भी इस बदमाश के झांसे में आ गया था और गलत व्यक्ति को पकड़ लिया था। उसे बिना किसी बात के खुशी महसूस हो रही थी। क्रोध तुरंत उसके सिर में घुस गया। झाओ गंगबाओ गुस्से में वांग टेंग की ओर बढ़ने वाला था। थप्पड़। अप्रत्याशित रूप से झाओ गंगबाओ के बगल में खड़े आदमी ने उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया। पकड़ो उसे, अपना सिर पकड़ो, झाओ गंगू गुस्से में अपने भाई पर चिल्लाया। झाओ गंगबाओ दंग रह गया। उसने अपने भाई को खाली आंखों से देखा और बुदबुदाया, भाई, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? अरे, तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। झाओ गंगू ने झाओ गंगबाओ के सिर पर फिर से थप्पड़ मारा। तुम मुझे फिर से क्यों मार रहे हो? तुम नाराज क्यों हो? झाओ गंगबाओ हैरान था। उसने अपना सिर सिकोड़ लिया और दयनीय नजर से पूछा, मैं गुस्से में हूँ क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम एक बेवकूफ हो। क्या तुम्हें पता है तुमने किसे नाराज किया है? अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे मत घसीटो। तुम अपने भाई को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? जब झाओ गंगू ने देखा कि उसके भाई को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसे खून की उल्टी होने लगी। उनकी माँ एक ही थी। उसका भाई इतना मूर्ख क्यों था? इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और अपने भाई को फिर से थप्पड़ मारना चाहा। इस बार झाओ गंगबाओ तैयार था। उसने थप्पड़ को टालते हुए चिल्लाया, भाई, भले ही मुझे मरना पड़े, लेकिन आपको मुझे कारण बताना होगा। कारण क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। झाओ गंगू ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, वह व्यक्ति एक मार्शल योद्धा है। क्या? झाओ गंगबाओ हैरान रह गया। हालांकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। यह असंभव है। वह बहुत छोटा है। वह एक मार्शल योद्धा कैसे हो सकता है?